नमस्ते, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब भैया और दीदी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दशहरा आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरा होगा। खूब में घूमे होंगे, है ना? तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा। हमारी पिछली क्लास कहाँ तक रुकी हुई थी? चैम्बर्ड पे आकर के रुकी हुई थी। हर्ट का हम लोग क्लास कर रहे थे। तो देखते हैं अपने क्लास पे आगे। तो हमने हेडिंग दिया हुआ है चैम्बर्ड यानी कोष्ठक, है ना? और कहीं ना कहीं मैं पिछली क्लास में इसके थोड़ी बहुत बातें बता चुकी हूँ। अब बाकी आगे हम पढ़ लेते हैं। जैसे चैम्बर्ड है, कोष्ठक है। हमारे चैम्बर्ड जो इंसान, हम ह्यूमंस हैं, उनके हार्ट में कितने चैम्बर्ड होते हैं? उनके हार्ट में 4 कोष्ठक होते हैं। हाँ, कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं। 2 होते हैं आलिंद और 2 होते हैं निलय। और क्या बताया था? ऊपर आलिंद और नीचे निलय। हाँ, और एक और बात बताई थी कि जब भी रक्त भरता है वो हमेशा ऊपर वाले सेक्शन में पहले होता है, तब जाकर के नीचे वाले सेक्शन में भरता है। ठीक है, तो ये बात हो गई मछली की। क्योंकि ह्यूमंस के बारे में तो हम जानते हैं, इंसान के बारे में कि उनका हार्ट में 4 चैम्बर होता है। हम उनके अलावा कुछ और जानवरों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि है एक मछली। मछली में 2 कोष्ठक होते हैं, यानी एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, यानी एक आलिंद और एक निलय। तो कह सकते हैं इस तरह से कि मछलियों में खुली परिसंचरण प्रणाली होती है। यानी एक बार उसमें रक्त गया और दोबारा फिर बाहर निकल गया, यानी कि उसमें फिर से वापस से रक्त हृदय में रुधिर का आना नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद है व्हेल और डॉल्फिन। व्हेल और डॉल्फिन ये क्या है? ये तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, ये है स्तनपायी। स्तनपायी यानी ये अंडे नहीं दे करके क्या करती हैं? सीधे अपने बच्चे को जन्म देती हैं और अपना स्तनपान कराती हैं, जैसे कि हम इंसान करते हैं। तो हम इंसान भी एक तरह से क्या हो गए? स्तनपायी हो गए। और ये डॉल्फिन और व्हेल भी एक तरह से स्तनपायी है। इसीलिए इसमें इनके हृदय में कितने कोष्ठक हैं? 4 कोष्ठक हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है सरीसृप और उभयचर, यानी इंग्लिश में कहेंगे इसको रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हार्ट में बेसिकली 3 कोष्ठक होते हैं, यानी कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उसमें 2 क्या होते हैं? आलिंद होते हैं और एक निलय। 2 आलिंद 1 निलय होते हैं। अगर हम ओवरऑल एक हार्ट का अगर बना दे तो ये कुछ ऐसा होता है, यानी कि इस प्रकार से 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं उभयचर के हृदय में। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि मगरमच्छ क्या है? एक रेप्टाइल्स है, यानी कि सरीसृप है। और ऊपर से हम कह सकते हैं कि ये उभयचर भी है, क्योंकि ये जल में भी रहता है और धरती पर भी रहता है, यानी कि जमीन पर भी रहता है। तो उभयचर और सरीसृप दोनों की श्रेणी में आते हैं ये। और इस तरह से इनके हृदय में 3 कोष्ठक ना होकर के कितने कोष्ठक हो जाते हैं? 4 कोष्ठक हो जाते हैं। ठीक है, और तीसरी बात रही, तीसरे में क्या है? तेलचट्टा, जिसको हम लोग कहते हैं कॉकरोच, तेलचट्टा। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इनको देखते ही, है ना, एक क्या होता है, किसी को बहुत ज्यादा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही डरती हैं। जो एक टैबू सा बना हुआ है एक, कि भाई कॉकरोच को देख करके लड़कियां हैं तो कॉकरोच को देख करके डर जाती हैं। कुछ लड़कियां ऐसे ही है जो कॉकरोच को ना, क्या है उसमें यार, एक थप्पड़ लगाओ उसको, बस उसका तो काम तमाम ऐसे ही होना है ना। लेकिन कोष्ठक के मामले में कितने कोष्ठक होते हैं कॉकरोच के हृदय में? कुल 4 कोष्ठक सॉरी कुल 13 कोष्ठक होते हैं कॉकरोच के हृदय में। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी? बिल्कुल समझ में आई। कोई ऐसी बात ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है जो कि समझ में ना आए। तो आप लोग इसे एक बार नोट कर लीजिए, और एक बार यहाँ जिसने नोट कर रखा है तो एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, होता है 300 ग्राम, जिसमें कि मैंने हम बताया था कि 80 ग्राम क्या होना चाहिए? सेंटर में होना चाहिए, और 220 ग्राम किधर होना चाहिए था? वो या तो फिर अगर आपका है लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में होगा, और या तो फिर राइट साइड है तो राइट साइड होगा। ठीक है, उसी तरह से एक मछली, जैसे कि हमने अभी बताया था कि व्हेल और डॉल्फिन क्या है? ये स्तनपायी है, मैमल्स है। ठीक है, ये बच्चे को क्या करती हैं? जन्म देती है, ना कि अंडे देती हैं। ठीक, तो इन व्हेल जो है, व्हेल, इनके हार्ट का वजन होता है
कुल 250 से 300 किलोग्राम तक। कितना होता है? 250 से 300 किलोग्राम तक। अब आप सोचेंगे कि रे बाबा इतना बड़ा होता होगा, इतना वजन होता होगा। भैया तो खुद भी तो वो इतना बड़ा है ना। जब खुद वो इतना बड़ा है तो कौन सी शॉकिंग बात होगी कि अगर उसके हार्ट का वजन 250 से 300 ग्राम होगा। कोई है? होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया वजन। ठीक है, कि हमने जान लिया व्हेल का हृदय का वजन कितना था और इंसान का हमें तो पता ही है। ठीक, अब हम बात करेंगे यानी कि ब्लड वेसल्स, जिसको कहते हैं रुधिर वाहिकाएं। अब रुधिर वाहिकाओं का काम क्या होता है? हम सबको पता है कि रक्त को हमारे सारे अंगों तक ले जाना होता है। अब हम उसमें जानेंगे कि रुधिर वाहिकाओं के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो बने रहिए क्लास पे, पूरा वीडियो देखिए और पढ़ते रहिए। ठीक, तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग ब्लड वेसल, जिसको कहते हैं हिंदी में रुधिर वाहिकाएं। क्या कहते हैं? रुधिर वाहिकाएं। तो बेसिकली रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं वो होती हैं 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं और उन सब का नाम है, एक को कहते हैं हम लोग धमनी, दूसरे को कहते हैं सिरा और तीसरे को कहते हैं केशिका। क्या कहते हैं? केशिका। तो प्लीज नोट करिए आप लोग साथ साथ मेरे। रुधिर वाहिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? ये होती हैं 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक को कहते हैं हम लोग धमनी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है आर्टरी। क्या कहा जाता है? आर्टरी कहते हैं धमनी को इंग्लिश में। उसके बाद दूसरा है वेन। क्या कहते हैं इसको? वेन, जिसको हिंदी में कहा जाता है दूसरा है शिरा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वेन। और तीसरा है कैपिलरी। क्या है? कैपिलरी, CAPPILARIES, कैपिलरी, जिसको हम लोग कहते हैं केशिका। क्या कहते हैं? केशिका। शायद आप लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा है, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। CAPPILARIES, कैपिलरीज। क्या है? कैपिलरीज, इसको हम लोग कहते हैं केशिका। और अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग डिफरेंशिएट करने के लिए पता है आप लोगों को टेबल कैसे बनाना है, तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो मैं इसे मिटाती हूँ और टेबल का एक रूप देती हूँ इसे। तो आप लोगों ने चार्ट बना लिया। एक तरफ क्या लिखना है? धमनी, और दूसरी तरफ हमें लिखना है सिरा। तो हम एक एक करके सबको डिफरेंशिएट करते हैं, सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले धमनी क्या होता है? धमनी का काम होता है, जैसे हमने बताया था आप लोगों को, कि एक तरफ से रक्त क्या होता है हमारे हृदय में एंटर करता है और दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। और वो स्ट्रक्चर, वो फिगर मैंने आप लोगों को बता दिया था। और अब जब आगे देखेंगे तो और डिटेल से उस फिगर को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम धमनी में कि धमनी में क्या होता है, धमनी का काम क्या होता है। तो धमनी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यानी ऑक्सीजनेटेड यानी उस रक्त में जिसमें कि ऑक्सीजन, यानी कह सकते हैं इस तरह से वो शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करता है। तो धमनी शुद्ध रक्त को अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी धमनी का काम क्या होता है? शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के जितने भी अलग अलग
जगह पे अंग है उन सब में पहुंचाने का काम होता है। और वो पहुंचा करके क्या करता है, मैं ब्लड में ये चीज पढ़ा चुकी हूँ कि वो पहुंचा के वहां जैसे ही शुद्ध रक्त वहां पे गया, ऑक्सीजन हुआ, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हुआ, ग्लूकोज का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, जिससे कि एनर्जी यानी कि एटीपी के रूप में हमारे शरीर में क्या हो गया, एनर्जी का निर्माण हुआ, जिससे कि जैसे मैं यहाँ हाथ हिला पा रही हूँ, या मैं बोल पा रही हूँ, या फिर मैं चल पा रही हूँ, मैं खड़ी हूँ, ये सारी चीजें किसके वजह से हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है ग्लूकोज को, तो ये ऑक्सीजन मिल रहा है रुधिर के द्वारा। और ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, तो ये शुद्ध यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, धमनी कर रहा है। तो ये सब देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है। अब आप कहेंगे कि भाई अपवाद है, तो उस अपवाद में एक दो नाम ऐसे आएंगे जो अभी शायद कुछ लोगों को पता हो और कुछ लोगों के लिए नया हो। जिन लोगों के लिए नया है उनके लिए हम बाद में उन्हें डिटेल से बताएंगे, और जिनको पता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए तो देखते हैं। अपवाद में है कि जैसे धमनी का काम होता है क्या, शुद्ध रक्त को ले जाना, उसी तरह से एक धमनी है जिसको हम लोग कहते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं, कहते हैं इसको फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस धमनी जो है, बाकी सब धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन ये फुफ्फुस धमनी जो है इसमें होता है अशुद्ध रक्त। क्या होता है, अशुद्ध रक्त। और ये अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है, इस अशुद्ध रक्त का मतलब है कि इस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है तो वो अशुद्ध है, और जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है यानी कि ऑक्सीजन है, वो क्या है, शुद्ध रक्त है। आई होप आप लोगों का यहाँ तक जो है डाउट कोई नहीं रहा होगा। ठीक है, उसी तरह से अब हम बात करते हैं सिरा की। तो सिरा का भी उसी तरह से करेंगे कि सिरा का जैसे कि धमनी में शुद्ध रक्त होता है, तो सारे जितनी भी सिराएं हैं उसमें होती हैं अशुद्ध सिराओं में अशुद्ध रक्त का मतलब क्या, CO2 अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। लेकिन अपवाद था फुफ्फुस धमनी का। क्या था, फुफ्फुस धमनी का एक अपवाद था, क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त था। उसी तरह से इसमें भी एक अपवाद है, और वो अपवाद है फुफ्फुस सिरा। ये फुफ्फुस सिरा जो है इसमें क्या होते हैं, अशुद्ध ना होकर के इसमें कैसे रक्त पाए जाते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन युक्त या कह सकते हैं शुद्ध रक्त पाए जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे, धमनी में शुद्ध रक्त होते हैं, लेकिन अपवाद में फुफ्फुस धमनी है जिसमें कि अशुद्ध रक्त है। सिराओं में अशुद्ध रक्त होते हैं, लेकिन एक फुफ्फुस सिरा है जो अपवाद है, क्योंकि इसमें अपवाद इसलिए है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन युक्त या कह सकते हैं कि शुद्ध रक्त पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। मैं इसे मिटाती हूँ, आप लोग पॉज करके नोट करिए, मैं इसे मिटाती हूँ ताकि हम आगे और बढ़ सकें। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो हम आगे देखेंगे। अच्छा, एक शब्द था फुफ्फुस। इस फुफ्फुस से क्या मतलब है हम लोगों का, या इस फुफ्फुस से हम क्या समझते हैं? तो इस फुफ्फुस, जहां भी आपको फुफ्फुस या इंग्लिश में इसको कहते हैं पल्मोनरी। क्या कहते हैं? पल्मोनरी। जहां पे भी ये पल्मनो शब्द या फुफ्फुस शब्द मिले हमें, उसका मतलब होता है कि ये बात कर रहा है लंग्स की। किसकी बात कर रहा है? लंग्स की, यानी कि फेफड़े की बात कर रहा है। ये समझ में आया ये चीज? तो हम कह सकते हैं ना इस तरह से कि जैसे फुफ्फुस धमनी है वो कहीं ना कहीं किससे जुड़ा है? फेफड़े से जुड़ा है। या फुफ्फुस सिरा कहीं ना कहीं किससे जुड़ा है? फेफड़े से जुड़ा है। चलिए
तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम जो है हर्ट को, जो डिफरेंस हम समझ रहे थे किसके किसके बीच में, धमनी और सिरा के बीच में, उसको बाय फिगर समझे। हालांकि मैं इस फिगर को 2-4 बार और ड्रा करेंगे जिससे कि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा, छप सा जाएगा इसकी आकृति कि आखिर हर्ट को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये हर्ट है, और ये मैंने बताया था कि एक जो मांसपेशी होती है जिसको हृदय को 4 कोष्ठकों में विभाजित करती है, जो उसका नाम, और उसका नाम आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। मेक श्योर कि आप लोग उसका नाम बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद ये था दायां आलिंद, क्योंकि हमारा क्या है, ये राइट साइड है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे दायां आलिंद। जब ये दायां आलिंद है तो ये क्या है, दायां निलय। इसको हम कहते हैं राइट ऑरिकल, और ये है राइट वेंट्रिकल। उसी प्रकार से ये क्या है, लेफ्ट ऑरिकल यानी कि बायां आलिंद, और ये है बायां निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और मैंने बताया था आपको पहली क्लास में कि जब भी होगा राइट साइड में यानी कि हृदय के दाएं तरफ जो होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको कि हम लोग कहते हैं अशुद्ध रक्त। क्या होता है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब है कि इस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी है। ठीक है, तो इस वाले में भी, राइट साइड वाले में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी है। तो जब इस तरफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला है तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन युक्त यानी कि शुद्ध रक्त मौजूद है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, शिरा और धमनी की। तो शिरा में मैंने सबसे पहला ये अंतर बताया था कि शिराएं हमेशा क्या होती हैं, शुद्ध रक्त को अंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ से हमारा शुद्ध रक्त क्या हो रहा है, शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो इस प्रकार से ये क्या है, शिरा है। क्या है, शिरा है। तो आप अगला लाइन बना करके लिखिएगा कि सबसे बड़ी, धमनी है। ये क्या है, धमनी है। तो आप लोग लाइन बना करके लिखिएगा एक स्टार लगा करके कि सबसे बड़ी या फिर महाधमनी का नाम आयोटा होता है। तो ये क्या है, ये है आयोटा। और ये आयोटा इसलिए है क्योंकि ये शुद्ध रक्त को शरीर में ले जाने का काम करते, यानी हृदय से सारे अंगों तक ले जाने का काम करती है, इसीलिए ये सबसे क्या है, बड़ी है। तो महाधमनी का नाम क्या है, तो नाम है आयोटा। ठीक है, उसी प्रकार मैंने आप लोगों को अपवाद में बताया था कि सारी धमनियां क्या होती हैं, शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती हैं। ये क्या कर रही थी, शुद्ध रक्त को ले जाने का काम कर रही थी, लेकिन एक ऐसी धमनी थी जो कि क्या कर रही थी, अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम कर रही थी, यानी उनमें अशुद्ध रक्त की मौजूदगी थी। तो वो अशुद्ध रक्त वाली जो धमनी थी वो ये धमनी है, और इन धमनी का नाम है, क्या है, फुफ्फुस धमनी। क्या नाम है, फुफ्फुस धमनी। और मैंने बताया था कि ये फुफ्फुस धमनी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है फेफड़े से, यानी कि लंग्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, फुफ्फुस धमनी हो गया। बात आती है शिरा पे। तो शिरा का काम था क्या, अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाना। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके द्वारा हमारा अशुद्ध रक्त हार्ट में आ रहा है, हृदय में आ रहा है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम नाम लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये है शिरा। और शिरा में भी, शिरा को कहा जाता है वेना कावा। वेना कावा बोले तो महाशिरा। ठीक है, क्या होता है, महाशिरा। अब देखो महाशिरा में भी यहाँ पे कुछ अंतर है। क्या अंतर है, इसको कहा जाता है इनफेरियर। क्या कहा जाता है, इनफेरियर महाशिरा कहा जाता है, और इसको कहा जाता है सुपेरियर। क्या कहा जाता है, सुपेरियर, यानी इसको कहते हैं अपवाही और इसको कहते हैं
अभिवाही, अभिवाही। अब देखते हैं इसमें अंतर क्या होता है। तो इन्फेरियर और अभिवाही यानी सुपीरियर और इन्फेरियर में अंतर ये है कि जो ऊपर वाला देख रहे हैं हम, वो काम करता है हमारे जो चेस्ट के ऊपर वाला पोर्शन है, हमारे चेस्ट के ऊपर वाला पोर्शन से जितना भी अशुद्ध रक्त, बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त जितना भी होता है, वो हमारे हृदय में ले आने का काम ये करता है। ठीक है, ये करता है। और नीचे से जो हो गया, यानी हार्ट के नीचे से, यानी चेस्ट के नीचे वाले पोर्शन से जितना भी अशुद्ध रक्त को हृदय में वापस लाने का काम करता है इन्फेरियर यानी कि अभिवाही महाशिरा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कौन सी महाशिरा है जो निचले भाग से, शरीर के निचले भाग से रक्त, अशुद्ध रक्त को हृदय में वापस लाने का काम करता है, तो वो हो गया अभिवाही। ठीक है, अब देखो, क्योंकि अब हमको ये बताओ आप लोग कि अब ये ज्यादा बड़ा पोर्शन है या शरीर के नीचे वाला भाग ज्यादा बड़ा पोर्शन है। ऑब्वियस सी बात है, आप सबका जवाब होगा कि शरीर चेस्ट के नीचे यानी कि सीने के नीचे पर वाला जो भाग है वो ज्यादा बड़ा भाग है। तो हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जाता होगा। आप सब कहोगे बिल्कुल हाँ, वो ज्यादा मात्रा में लेके जाता है। और जब वो ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त अंदर लेके जाता है तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में से सबसे बड़ी महाशिरा जो है वो इन्फेरियर महाशिरा है, यानी कि अब अभिवाही महाशिरा है। कह सकते हैं इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर महाशिरा की बात करें तो दो महाशिरा है, कौन कौन सी, अभिवाही और अपवाही। और इन दोनों में से जो सबसे बड़ी है वो कौन है, अभिवाही। और ये अभिवाही क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि ये हमारे चेस्ट के नीचे वाले हिस्से से अशुद्ध रक्त को वापस से हृदय में लेकर के जाता है। तो ये तो शिरा की बात हो गई, लेकिन शिरा का काम क्या बताया था, ये सारे के सारे अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेके जाते हैं। लेकिन एक अपवाद था और वो अपवाद है ये महाशय। ये महाशय क्या है, ये महाशय शिरा है और इन महाशय का नाम है, इनका नाम है फुफ्फुस शिरा। क्या नाम है इनका, फुफ्फुस शिरा, यानी कि पल्मोनरी वेन कहते हैं हम लोग इनको इंग्लिश में, क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं हम लोग इनको इंग्लिश में। ठीक है, और क्योंकि ये शिरा है, अब हम लोग ये देख लेते, जो फिगर हमने ड्रॉ किया था, तो लंग्स का काम जो हम बताया था आप लोगों को कि लंग्स का एक काम होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। और वो इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि वो हमारे रक्त में, ये जो अशुद्ध रक्त वाला देख रहे थे, CO2 वाला रक्त देख रहे थे, ये लंग्स के पास जाता है। लंग्स का काम होता है कि इसमें ऑक्सीजन को अंदर कर देना, यानी रक्त में मिला देना, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त था इसको क्या कर देना, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स क्या करता है, बाहर कर देने का काम। और वो बाहर कैसे होता है, तो हम सबको पता है कि हमारे शरीर से, जब डाइजेस्टिव सिस्टम बताऊंगी तो हमारे शरीर से कई तरह से एक्सक्रीशन यानी निष्कर्षण होता है। और वो निष्कर्षण क्या क्या हो सकता है, पसीने के थ्रू होता है, हमारा पॉटी होता है, हमारा टॉयलेट होता है यानी मल मूत्र, उसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं, और भी जैसे आंखों से, या फिर जो भी सांस द्वारा जो हम छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। हमारे शरीर से जो अंदर कचरा है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इन सब के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलता है और लंग्स क्या कर दिया, ऑक्सीजन को रक्त में मिला दिया। अब जब ऑक्सीजन को यहाँ रक्त में मिल गया तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन युक्त रक्त आ गया, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब जब यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया तो इस तरह से इसमें किस प्रकार का रक्त होगा, शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा, तो इसमें होगा 100% शुद्ध रक्त होगा। कैसा होगा, शुद्ध रक्त होगा। तो फुफ्फुस हालांकि ये है शिरा, ठीक है, और शिरा का काम बताया था कि अशुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन इसमें इसने क्या किया, इसने
बगावत कर ली अपने समाज से, बोला नहीं, है ना, मैं तो शुद्ध रक्त ही लेकर के जाऊंगा, तुम्हें जो उखाड़ना है तुम उखाड़ लो। तो ये उखाड़ने का काम किया और अपने साथ क्या लेके चले गया, शुद्ध रक्त लेके चले गया। और शुद्ध रक्त क्या हो गया, वापस से हृदय में प्रवेश किया। अब देखो, क्योंकि हृदय में 2 बार रक्त एंटर कर रहा है ना, एक बार यहाँ से कर रहा है, एक बार यहाँ से कर रहा है, एक बार यहाँ से निकल रहा है, एक बार यहाँ से निकल रहा है। तो कहा जाता है कि मानव के हृदय में द्विपरिसंचरण या फिर बंद परिसंचरण प्रणाली होती है। बेसिकली डबल क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम होता है, सर्कुलेशन सिस्टम होता है, क्योंकि एक बार एंटर किया, एक बार बाहर निकला। और मछलियों सबके बारे में बताया था कि मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं, है ना, एक क्या था, आलिंद और एक निलय। यानी कि इस प्रकार से आपको मछली का हृदय कुछ देखने को मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा देखने को, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक बार रक्त गया और दूसरी बार बाहर निकल गया, कुछ इस प्रकार से बना होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, खुला परिसंचरण क्या होता है, इसमें प्रणाली होता है, जिसमें 3 कोष्ठक होते हैं, तो उसमें अर्ध परिसंचरण प्रणाली होगा। क्यों, क्योंकि एक बार गया और दोबारा जो है सीधा, है ना, अर्ध परिसंचरण प्रणाली होता है, जिसमें कि 3 कोष्ठक होते हैं, द्वि में खुला परिसंचरण, और जिसमें 4 कोष्ठक हैं उनमें क्या कहते हैं, द्विपरिसंचरण या फिर क्या, बंद परिसंचरण प्रणाली होता है। ये तो बात हो गई हमारी आर्टरी और वेन की। हाँ, तो एक चीज आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फुफ्फुस सिरा हमने अपवाद में लिखा, तो क्वेश्चन पूछता है कि फुफ्फुस सिरा हृदय के किस कोष्ठक से जुड़ा होता है। तो आप सब इस फिगर को देख करके क्या नहीं बता सकते कि फुफ्फुस सिरा बाएं आलिंद से जुड़ा होता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि अभिवाही सिरा कोष्ठक की किस कोष्ठक से जुड़ा होता है हृदय के, तो आप क्या नहीं बता सकते कि ये दायां आलिंद से जुड़ा होता है। पूछ देता है कि अयोटा किस कोष्ठक से जुड़ा होता है, तो क्या हम नहीं बता सकते यहाँ पे। अब अगर हम नहीं बता सकते तो हम कब बताएंगे, हैं? तो अयोटा कहाँ होता है, हमारे बाएं निलय से जुड़ा होता है। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक फिगर से हम लोग बता सकते हैं। लंग्स का काम, फेफड़े का काम क्या होता है, तो फेफड़े का काम होता है ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर करना। चलो बाहर निकलो, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, लंग्स यही कहता है। चलिए, अब हमारा तीसरा था कैपिलरी, जिसको हम लोग कहते हैं केशिका। और मैंने बताया था कि मैं यहाँ पे इसको नहीं बताऊंगी, क्योंकि केशिका का एक छोटा सा काम है कि देखो, जैसे ये अयोटा है, अब ये अयोटा है तो इससे केवल एक यही तो पूरे रक्त में हमारे शरीर में नहीं घूमेगा ना, ये क्या होगा, छोटे छोटे भागों में क्या हो जाता है, बट जाता है। और ये छोटे छोटे भाग कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ना कि भैया ये कहीं ना कहीं ये फिर वापस आकर के इस अभिवाही और अपवाही से जुड़ता है ना। तो ये क्या होते हैं, सिरा और धमनी दोनों का मेल होता है। केशिका जो होते हैं वो सिराएं और धमनियों दोनों का मेल होता है। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का भी काम करता है और ऑक्सीजन को शरीर तक पहुंचाने का भी काम करता है। तो कैपिलरी का एक छोटा सा डेफिनेशन कह लीजिए, परिभाषा कह लीजिए, लिख लीजिए कि कैपिलरी यानी केशिका में धमनी तथा सिरा दोनों होते हैं, ठीक है। और जब धमनी है तो शुद्ध रक्त, सिरा है तो अशुद्ध रक्त, यानी शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों को बराबर मात्रा में क्या करते हैं, ये शरीर, जैसे शुद्ध रक्त को शरीर तक पहुंचाया और अशुद्ध रक्त को क्या कर लिया, वापस से हृदय के दाएं वाले हिस्से में लेकर के आ गया। आई होप कि आप लोगों का यहाँ पे जो वेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास हम रखेंगे यहीं तक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए, खूब पढ़िए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बाय।